आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। पूरी दुनिया में एक ही खबर है, तालिबान का काबुल पर कब्जा या अफगानिस्तान पर कब्जा। तालिबान एक ऐसी विचारधारा जो कट्टरपंथी है और वो कहती है कि शरीयत के हिसाब से ही अफगानिस्तान में हर चीज होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति या किसी और भी प्रति शरीयत के अनुसार ही सब काम होना चाहिए। इस आधुनिक बदलती दुनिया में 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेना, अमेरिका के अपने सैनिकों को पीछे ले जाना और इसी के साथ साथ तालिबान सत्ता में आने के बाद उसका स्वागत करना पाकिस्तान ने, चाइना ने, रशिया ने। क्या है ये सब मसला और तालिबान क्यों इतना मजबूत हुआ और आगे आशिया में जो राजनीति है उस पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसका जायजा लेने के लिए स्टूडियो में डॉक्टर सुरेश खैरनार साहब आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। जिक्र हुआ कि जिन्होंने मदरसे में इस तरह के लोगों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की और ये कहा कि शरीयत के अनुसार कानून होना चाहिए और उसके लिए एक अलग से तालिबान की संरचना होती है जो एक कट्टरपंथ विचारधारा को मानने वाला है। क्या था अफगानिस्तान, तालिबान के बाद क्या उसका हश्र हुआ और इन 20 सालों में जब तालिबान पीछे हट गया था और अमेरिका और अफगानिस्तान की सरकार संयुक्त रूप से वहां सरकार चल रही थी और अचानक से तालिबान फिर से आ जाना, क्या लगता है आपको? बहुत दुखद है। एक सेकुलर, एक जनतांत्रिक समाजवादी विचारधारा के नागरिक होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ये तालिबान का जो भूत जो आज अखबारों में छाया हुआ है, टीवी के कोई चैनल ही शायद नहीं है कि जो तालिबान को ये जो आप चेहरा बता रहे, लेकिन इस तालिबान को पैदा करने वाले ये जो शख्स है, ये पाकिस्तान के 90 के दशक के एक तानाशाह थे, जनरल जियाउल हक। इनके समय में अमेरिका ने और मुख्य रूप से CIA ने बेतहाशा कितना मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर पानी जैसा बहा कर पूरे विश्व के आतंकवादी या पूरे विश्व के मुजाहिदीन या पूरे विश्व के तथाकथित इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर पाकिस्तान के मदरसों में इन लोगों ने शिक्षा ली है। इन लोगों को मदरसे होते हैं अलिफ बे सिखाने के लिए, मदरसे होते हैं कुरान हदीस वगैरह की शिक्षा के लिए। इवन उनका एक अलग सिलेबस भी होता है जो मैंने कई भारतीय मदरसों के इसमें देखा है। भूगोल होता है, विज्ञान होता है, मैथ होता है। लेकिन ये मदरसे इनके कार्यकाल में वो मदरसे नहीं रहे। हालांकि आपको आश्चर्य लगेगा, तालिबान का अर्थ भी विद्यार्थी है। हाँ, तालिबानी ये बहुसंख्यक हो गया, तालिबान ये अल्प एक विद्यार्थी और अनेक विद्यार्थी मिलके, इसलिए वो देखिए तालिबान शब्द का मीनिंग जो है वो कितना बढ़िया है, विद्यार्थी। लेकिन ये जो विद्यार्थी के नाम पे जो कुछ चल रहा है वो इंसानियत के नाम पे कलंक है। लेकिन इस कलंक के लिए जिम्मेदार भी तथाकथित फर्स्ट वर्ल्ड के लोग हैं जो अपने आप को सबसे ज़्यादा सिविलाइज समझते हैं, जिन्होंने कहा है कि एक तरह से पूरी दुनिया का ठेका उन्होंने लिया जैसा वो इम्प्रेशन देते रहते, वॉशिंगटन से, लंदन से, पेरिस से। ये सभी कम अधिक प्रमाण में गुनाहगार है। इन लोगों ने इन पूरे पश्चिम एशिया हो, दक्षिण एशिया हो, साउथ एशिया हो, ये पूरा इस पूरे इलाके का जो मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत जाना आना भी है, मैं भारत पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम का प्रेसिडेंट के नाते मुझे इस सब भूगोल की अपने आंखों देखी जानकारी है और इसका अप डाउन भी मैं गत 40 सालों से, आज मैं 68-69 साल का हूँ, तो 20-22 साल की उम्र से मैं इन सब घटनाक्रमों की तरफ नज़र रख रहा हूँ। तो उसके तहत ये अफ़गानिस्तान एक ऐसा दुनिया का अजीबोगरीब मुल्क है। ये 7000 साल पुराना मुल्क है। इसमें कुषाण, उसमें दुनिया भर के अलग अलग
इवन चंद्रगुप्त मौर्य का भी अफगानिस्तान पे राज रहा है। बामियान की मूर्तियों का जो हम लोग सुन रहे हैं और अभी भी पहुँचे बामियान वापस जी। तो ये मौर्य काल का ही देन है, गुप्त काल की ही देन है। रोमिला थापर की किताबें देख लीजिए आप, बिपिन चंद्र की किताब देख लीजिए आप, रामविलास शर्मा की किताबें देख लीजिए, उन सभी में आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। मैं जानबूझकर कुछ ऐसे इतिहासविदों का नाम ले रहा हूँ कि जिनकी ऑथेंटिटी है, दूसरों का नाम नहीं ले रहा मैं जानबूझकर। तो उस हिसाब से, और अफ़गानिस्तान का एक मैंने 7000 साल का इतिहास जो सरसरी तौर पे देखा हूँ, उसमें मुझे अफ़गानिस्तान का शांति का, अफ़गानिस्तान का फुर्सत का काल नहीं के बराबर कहीं नहीं है। अफ़गानिस्तान सतत, एक तो अफ़गानिस्तान की डेमोग्राफी अगर आप जानना चाहेंगे तो ये 90% से ऊपर ये ट्राइबल एरिया है। और ये ट्राइबल वाला जो ट्राइबलिज्म जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, या हमारे यहाँ के ट्राइबल के ऊपर से मत जाइए। ये जो ट्राइब्स है, अफ़गानिस्तान की ट्राइब्स ले लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी पाकिस्तान से लगा हुआ अफ़गानिस्तान जो हिस्सा है जिसको आजकल फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया फटा बोलते हैं, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। तो ये जो कभी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोलते थे, बादशाह खान आपने नाम सुना ही है, भारतीय आज़ादी का हम अभी 75 साल मनाने जा रहे हैं, उसमें बादशाह खान का भी नाम आएगा, पश्तून, पठान। और अफ़गानिस्तान की जो एक्चुअल 40% से ऊपर बोलने वाली भाषा जो वो पश्तू है, हाजरा भी है, अन्य भी है, लेकिन मेजॉरिटी संख्या में बोली जाने वाली भाषा जो वो पश्तू है। तो इस ढंग का अफ़गानिस्तान का जो पूरा ये जियोग्राफिकल जो स्थान है और ऐतिहासिक जो पूरा मैं परिप्रेक्ष्य में उसको जो देख रहा हूँ, तो अफ़गानिस्तान का फुर्सत वाला समय, अच्छा अफ़गानिस्तान से निकले हुए हमलावर भी है जिसमें मशहूर नाम सोमनाथ तक पहुँचने वाला मोहम्मद गजनवी, गजनवी नाम का जो शहर है वहाँ से निकला, इसलिए वो गजनवी। बाबर, मतलब भारत में भी आने वाले अफ़गानी शासकों में कोई कम संख्या नहीं है। इसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान का खुद का जो आबो हवा या खुद की जो ज़मीन, खुद का जो उनका जो परिवेश है, वो उनके खुद के जीने के लिए, खुद के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। एक तो ज़बरदस्त पहाड़ी वाला, उबड़ खाबड़ वाला प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात वो लैंडलॉक कंट्री है। उसको कहीं से भी खुद को एक्सेस ऐसा व्यापार के लिए या बाहर से कुछ आवागमन के लिए, एक सिल्क रूट नाम का, जिसका निर्माण अभी भी भारत कर रहा था, लेकिन अब शायद काम रोक दिया है ये हफ्ते 10 दिन से। तो पुराना सिल्क रूट जो है, जो चीन से आते हुए भारत तक और भारत से भी वो यूरोप तक पहुंचने वाली जो बात है, मैं उस रूट को कुछ हद तक फॉलो किया हूँ, सभी नहीं, कुछ पार्शल इसमें। और तब मैंने बोला भी है लोगों को कि हम लोग यूरोप से बाय रोड भी जा सकते हैं, अगर ये वीज़ा पासपोर्ट का झमेला ना हो तो आराम से आप कार निकाल के यूरोप तक जा बिल्कुल घूम के आ सकते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान का जो पूरा जो लैंडलॉक वाला जो स्थिति है, वो भी एक अफ़गानिस्तान के लिए एक तरह से मतलब कोई बहुत फेवरेबल अच्छी चीज़ नहीं है। और इस महाशय के काल में ये खुद आपने जिस शरीयत की बात की, जिस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात की है, उसके भी इस पूरे एशियन मुल्कों में के एक कल्प्रिट, एक गुनाहगार जिया भी है। जिया ने जो रेजिम पाकिस्तान में जो चलाई, और ये मैं खुद नहीं, जिया की बात दूसरे आए हुए वहाँ के जो तानाशाह रहे या जो मार्शल लॉ प्रमुख रहे वो भी थे, ये भी थे। इन्होंने अपनी इन द लाइन ऑफ फायर में, ये आत्मकथा है उनकी खुद की लिखी हुई किताब है मुशर्रफ साहब की, इसमें तो ये खुद कन्फेस कर रहे हैं कि जनरल जिया के समय में अमेरिका ने, ये मुशर्रफ कह रहे, मैं मेरा अध्ययन जो है वो अपनी जगह रख दे रहा हूँ,
मैं एक पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष की बात को कोट कर रहा हूँ जो अभी भी जीवित है। मुशर्रफ खुद कन्फेस कर रहे हैं कि मेरे अपने पूर्व राष्ट्रपति ने अपने समय में पाकिस्तान का इस्लामीकरण करने के नाम पे जो मदरसे, जो पूरे लाल मदरसा नाम आपने सुना होगा लाहौर का, जिसके ऊपर आर्मी भेजनी पड़ी थी मुशर्रफ के टाइम में, क्या वजह है? क्योंकि मुशर्रफ के खुद के ऊपर 3 बार हमले हुए हैं, 3 बार जानलेवा, यानी बाल बाल बचे जिसको बोलते हैं, उस ढंग से वो भी लिखा है उन्होंने कि किस ढंग से तथाकथित तालिबानी या मुजाहिदीन या अलकायदा या जो भी XYZ नाम के अलग अलग लोगों ने हमले करने का उनके ऊपर का, क्योंकि ये बहुत लंबा हिस्ट्री है। ये जो पूरा अलकायदा नेटवर्क, ये तालिबान के पहले का नाम है। ये अलकायदा अभी आने वाले 9/11 अभी अगले महीने में ही आ रहा है, कुछ शायद आज कितना 18 तारीख ना, 3 हफ्ते के भीतर की बात बोल रहा हूँ मैं। ये रोहन ग्रांटना और ये सभी लोग कोई वहाँ प्रत्यक्ष फिजिकली रहकर इन लोगों से बात करके, मुझे तो एक ऑथर 10 बार लादेन से मिला है। बिल्कुल, अल जजीरा का था। और जब वो मेरा इंटरव्यू किया उसने जायदान में, ईरान के पैलेस्टाइन के मसले के ऊपर, तो मैंने उसको पूछा कि आई थिंक सो योर फेस इज क्वाइट फैमिलियर फॉर मी। यस यस, एक तो मैं अल जजीरा का हूँ, एंकर हूँ, और मैं एकमात्र अल जजीरा का आदमी हूँ जिसने 10 बार लादेन का इंटरव्यू किया है। 10 बार, एक नहीं 2 नहीं। और वो खुद पैलेस्टीनियन था, लेकिन कतार में, मतलब दोहा में रह रहा था। कतार, ये जो अल जजीरा का हेडक्वार्टर कतार में है। तो इस ढंग से आतंकवाद की खेती जिसको हम बोलते हैं, वो खेती वेस्टर्न फोर्सेस ने सोच समझ के नर्चर करने की कोशिश की है, जिसमें नंबर 1 पे CIA है, नंबर 2 पे पाकिस्तान की खुद की ISI है, और कुछ हद तक इंग्लैंड की भी एजेंसी का पाप है, कुछ हद तक फ्रांस की भी है, रशिया का भी है, लेकिन नंबर 1 पे है CIA। नंबर 1 पे CIA है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा हालात है, उन हालातों में इस तरह का तालिबान की सत्ता आना, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन खुद को डेमोक्रेटिक कहने वाली जो देश है, पाकिस्तान खुद को डेमोक्रेटिक देश कहता है, चाइना भी कम्युनिस्टों का है, लेकिन वो भी कहता है कि चलो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। रशिया भी इस तरह से विचारधारा रखता है। लेकिन ये तीनों देश पहली बार इन्होंने इस तालिबानी सरकार को रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान के जो इमरान खान है, उन्होंने तो उसको स्वतंत्रता की लड़ाई कहा। चाइना ने कहा कि खुशी हुई कि तालिबान आया, अब काबुल सुरक्षित हो जाएगा या अफगानिस्तान सुरक्षित हो जाएगा। रशिया अलग से अपना बयान देते हैं कि अच्छा हुआ जो एक मजबूत सरकार अफगानिस्तान को मिली है। ऐसे दौर में पाकिस्तान का इस तरह का वेलकम करना, तालिबान को, रशिया का वेलकम करना और विशेषतः चाइना का वेलकम करना, ये किस बात के तरफ इंगित करता है? एक कहावत है ना, घी देखा लेकिन बड़का नहीं देखा वाला। ये वही इमरान खान का पाकिस्तान है जिसके बारे में मुशर्रफ किस ढंग से पाकिस्तान का तालिबानीकरण किया गया है। ये इमरान खान को खुद को बहुत महंगा पड़ेगा अगर इमरान खान इस ढंग की अगर मुगालते में हैं कि मैं तालिबान की तारीफ करके, क्योंकि इमरान खान की खुद की गद्दी तो कोई सुरक्षित नहीं है। कितने बड़े मोर्चे पाकिस्तान में उसके खिलाफ में निकल रहे, दुनिया भर के और भी स्कैम्स है, बहुत कुछ है। और इमरान खान कोई बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर तो उस ढंग से है ही नहीं। वो तो गलती से पाकिस्तान की आपाधापी में एक जैसा एक रन से जीत जाने वाली मैच वाली बात होती है, वैसा वो आ गया। और इमरान खान को मैं बहुत सीरियस पॉलिटिशियन भी इसलिए नहीं मानता कि वो क्रिकेट का गेम खेलने में जिस ढंग से लोग अपना सोचते हैं उस ढंग से उसका दिमाग चलता है, इसलिए वो पॉलिटिकल उस ढंग की बैकग्राउंड वाला भी आदमी नहीं है। कि इस कारण उसने जो मैंने अपने कानों से भी सुना उसको बोलते हुए, और उसी समय मैंने दिल में अपने माथे पे हाथ मारा कि ये तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है।
क्योंकि उसके अपने खुद के मुल्क में जिस ढंग का तालिबानीकरण हो चुका है, जिस ढंग का अलकायदा, जिस ढंग का मुजाहिदीन, जिस ढंग का हर तरह के आतंकवाद के जितने भी मैं नाम लूँ, उनकी सब तरह की खेती ये वही पाकिस्तान है जो उससे परेशान है। और इसमें इमरान खान का इस ढंग का स्टेटमेंट देना, तो उसकी एक वजह है कि बिडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने इमरान खान को कोई फ़ोन किया ना, पॉलिटिकली उस ढंग से उसको कोई मतलब अप्रोच नहीं किया। उसने खुद अभी एक हफ्ता पहले कंप्लेंट की है कि जो रिस्पेक्ट वो भारत के राजनेताओं को देते वो हमको कभी नहीं देते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इस्तेमाल जरूर हमारा करते हैं और क्या क्या। दुख की बात यह है कि लादेन के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है। लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में। क्यों मिला? आज की इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी में लादेन कहाँ है, क्या है, ये क्या खुद, और ये भी ओबटाबाद जैसी जगह जो पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारी इंडियन मिलिट्री अकादमी है देहरादून की भी और पुणे की एनडीए जैसी, वैसे वो पाकिस्तान की एकमात्र मिलिट्री अकादमी है ओबटाबाद करके। उस शहर के कुछ मीटर की दूरी पर, किलोमीटर भी नहीं, कुछ मीटर की दूरी पर के एक मकान में ये आदमी रह रहा था। और कितने दिन से रह रहा था? सालों से रह रहा था। तो इस ढंग की जानकारी पाकिस्तान को, आईएसआई को, उनकी जानकारी के बगैर तो रही नहीं सकते। मुशर्रफ खुद लिख रहे हैं प्रीतम जी कि अलकायदा, तालिबान, ये सब चीज़ों के लिए पैसा लगता है और ये पैसा अमेरिकन सीनेट में या अमेरिकन बजट में ना अमेरिका दिखा सकती है, ना इंग्लैंड दिखा सकता है, ना कोई। तो ये दुनिया का 75% नारकोटिक्स का ये क्षेत्र जो है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर का जो इलाका है पूरा, ये पूरा दुनिया की 75% हेरोइन, अफीम पैदा करने वाला क्षेत्र है। जब इनके हाथ में, और जब इनके हाथ में ये सत्ता आ गई थी तालिबानियों की, इसके पहले भी 96 में भी, सोवियत रशिया 1980 के आसपास आ गया था। गलती है, उनके टैंक्स घुसे क्योंकि लगा हुआ है वो भी, जिस ढंग से चाइना लगा हुआ है, जिस ढंग से पाकिस्तान लगा हुआ है, वैसे ईरान लगा हुआ है, वैसे रशिया भी है। अभी वो रशिया का उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, वो सब स्थान जो है वो सब के सब अभी अलग सेपरेट हो गए, लेकिन वो अफगानिस्तान से सटे हुए हैं, पूरे मुस्लिम बहुल एरिया है। वही हाल इस एरिया का जो है, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो इस एरिया में दुनिया की 75% नारकोटिक्स का, अफीम वॉर करके एक अलग किताब है प्रीतम जी। उस अफीम ने चाइना का कैसे कैसे बर्बादी करने का इतिहास है, वो अलग आज विषय नहीं है, उस पर मैं नहीं रोशनी डालूंगा, वो किताब भी मैं नहीं लाया, अफीम युद्ध करके। तो ये अफीम, और इस अफीम में मैं नहीं, मुशर्रफ लिख रहे हैं, इस अफीम में पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और सीआईए, आप कल्पना कीजिए कि सीआईए एक अमेरिकन एजेंसी, आईएसआई एक पाकिस्तानी एजेंसी, आर्मी एक पाकिस्तानी रक्षा के लिए बनी हुई आर्मी, और ये सब इसमें इन्वॉल्व है। ये मैं नहीं, ये जनरल मुशर्रफ लिख रहे हैं कि ये इतना बड़ा नारकोटिक्स का व्यापार, दुनिया का 75% ये इनके ट्रकों से, आर्मी के ट्रकों से, आईएसआई की निगरानी में, ये बाकायदा पाकिस्तान के अलग अलग एयरपोर्टों से और पोर्टों से विश्व भर में भेजा जाता है। और ये जो बजट है इनका, तालिबानियों का, अलकायदा का या मुजाहिदीनों का या जितने भी तथाकथित ये सब लोगों का, जो आप देख रहे हैं ना उनके हाथ में, आप ही अभी चाय पीते पीते बता रहे थे कि वो कैसे गन्ने लहरा के, ये एक एक गन की कीमत इंडियन करेंसी में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख होती है। ये कोई ऐसी नहीं कि आपने 10-20 हज़ार पटाखे की दुकान में चले गए और ले लिया, वैसा नहीं, ये बहुत महंगा सौदा है। और आज अमेरिका जाते जाते अपना पूरा मॉडर्न वेपन छोड़ के गया है।
अभी मैं आपके पास आने के पहले मैं खाना खाते खाते NDTV देख रहा था। अमेरिका बेतहाशा मॉडर्न वेपन छोड़ के गया है। और आप एक बात मुझे बता दीजिए, आपने शुरुआत की थी कि वो आज काबुल 2-3 दिन से काबुल में पहुंच गए। काबुल काय को, उन्होंने जितना भी अफगानिस्तान में एक एक शहर काबिज करने का आपने जो भी वार्ता सुनी है, आपको कहीं प्रतिकार या कहीं झड़प नहीं, या इस मुद्दे में मैं आने वाला था, क्योंकि खुद की अफगानिस्तान की सेना 3 लाख के बराबर है। 3.5 लाख 75,000 के करीब अमेरिकन सेना है। इन सब ने मिलकर अगर प्रतिकार किया, ये 70,000, बिल्कुल ये 70,000 है, इनका प्रतिकार हुआ होता तो शायद काबुल क्या वो और पीछे तालिबान सेना नहीं, वो कहीं भी नहीं लड़ा के नहीं टिक पाते थे वो। लेकिन क्या स्थिति क्या है कि ये 3 लाख सेना कुछ नहीं कर रही है शांति से? इसकी एक वजह यह है कि अफगानिस्तान की सेना, जैसे मैं इराक की सेना का भी मैं नज़ारा देख के आ रहा हूँ। जैसे ही सद्दाम हुसैन को जिस ढंग से मारा है वो पूरे विश्व ने देखा है। ये 2001 की बात है अफगानिस्तान, वो 2003 की बात है, 2 साल के पश्चात की बात है, कोई पुरानी दोनों एक के आगे पीछे की बात है। मैं खुद अपने आंखों से देख के आ रहा हूँ। इराक का भी क्या पूरा डेब्रिज में कन्वर्ट किया हुआ नज़ारा। ओवरनाइट सद्दाम हुसैन की सेना जो है वो अपोनेंट्स लोगों को मिल गई है। वही हाल वर्तमान अफगानिस्तान की सेना में भी। एक तो वहाँ जो ट्राइबलिज्म की बात मैंने जो की थी, अफगानिस्तान का ये जो ट्राइबल आइडेंटिटी वाला जो चक्कर है, अपनी पहचान, वो अफगानी नागरिक की तुलना में उनकी खुद की जो अलग अलग जो ट्राइब्स है, जिरगा जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग है और उनका निर्णय उसके ऊपर तय होता है, जिरगों के आधार के ऊपर। तो इसलिए भारतीय सेना भले महार रेजिमेंट होगी, भले राजपूत रेजिमेंट होगी, भले सिख होगी, भले जो कुछ असम राइफल होगी, लेकिन वो आखिर भारतीय सेना है। वो उस नाम पे ये होना इतना आसान नहीं है। दुख की बात यह है कि अफगानिस्तान का मामला जो है वो इसी ढंग का लुंज पुंज है। वो जितना स्ट्रांग होना चाहिए था वो नहीं है, और उसी का ये परिणाम है कि वो जो उन्होंने जो आप बोल रहे कि 3-3.5 लाख होने के बावजूद अमेरिकन्स को तो लेना देना नहीं है। मैं सीधा बोल देता हूँ, अमेरिका का व्यवहार बहुत स्ट्रैटेजिक होता है। अमेरिकन सोल्जर अपनी जान, अमेरिका वाशिंगटन वाले कोई नहीं चाहेंगे कि हमारा सैनिक वहाँ मरे। वो एक सैनिक के एवज में 1 लाख दूसरे देशों के लोग मानते हैं। ये उनकी सैनिकों की वैल्यू उनके सामने। इसलिए उस हिसाब से अमेरिकन सैनिकों का वो ऐसा जिसको जान पे पड़ी हो ऐसी बात तो वो। और जब उन्होंने निर्णय ले लिया था, हालांकि ये निर्णय ओबामा के समय से चल रहा है, ओबामा ने खुद ओथ लेते हुए डिक्लेयर किया था कि ओबामा के बाद में ट्रंप आए, ट्रंप के बाद में बिडेन आके भी साल भर से लगभग अभी 8-9 महीने तो हो रहे, जनवरी में शपथ ली उन्होंने। तो ये अमल में लाने वाली बात जो होती है ये हो नहीं रही थी। अब बिडेन ने जिस ढंग से, जैसा वो केक टेबल पर रख देते हैं किसी के बर्थडे का, उस ढंग से ये हुआ है। बिल्कुल। इसके पहले वाले नॉर्दर्न अलायंस नाम से एक अलायंस आपको याद होगा, वो लड़ाई, वो टैंक्स, वो दुनिया भर के उनका पूरा वो, ये अफगानिस्तान के हाल ही के इतिहास में का ये पहला मामला दिख रहा कि तालिबान को एक तरह से ये हस्तांतरण थाली में जैसा कोई केक देता है उस ढंग से ये केक दिया जैसा किया गया है। इसके ऊपर अभी बाद में रिवेलेशंस आएंगे बिल्कुल कि ये ऐसा क्यों नहीं, किया जैसे गया। ट्रंप ने ताबड़तोड़ कहा कि बाइडेन की गलती है इस तरह से काबुल पे तालिबानियों का कब्जा करना, ये बाइडेन की गलती है, अगर मैं होता तो इस तरह का कब्जा नहीं होता, ये बात ट्रंप ने खुद कही है। इसमें तो एक बड़ी शंका नजर आती है। लेकिन चाइना बहुत खुश है इस मामले में, यानी दिख रहा है कि वो चाइना खुश है क्योंकि वो तालिबानियों से बातचीत भी चेक कर रहा है, रशिया भी तालिबानियों से बातचीत कर रही है, सपोर्ट करने की बात हो रही है, व्यवहार की भी बात हो रही है। इस पूरे मसले में भारत ने अफगानिस्तान की संसद बनाई,
मैत्री प्रोजेक्ट वहाँ किया गया और बहुत सारे ट्रिलियन डॉलर्स भारत सरकार के वहाँ लगे हुए हैं। अब इस इतने सारे जो हमने पैसा भारत ने वहाँ लगाया है अफगानिस्तान के विकास के लिए, रास्तों में लगा है, डैम पे लगा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे लगा है, स्कूलों पे लगा है, ऐसा माने कि ये डूब गया है या कुछ आगे? तालिबान तो अभी का जो तालिबान जो है जी, वो थोड़ा बदला हुआ तालिबान दिख रहा है। नहीं, तालिबान का चेहरा बदला है या तालिबान ने आईना बदल दिया है? नहीं, उसके पीछे एक कारण ईरान, चाइना जो उसके सपोर्ट में तुरंत जो आ गए, मुख्य रूप से ईरान और चाइना। अफगानिस्तान को वो कितना, पाकिस्तान को वो कितना गिनते मुझे डाउट है। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए वो कुछ तो थोड़ा सा लिहाज करे किए जैसा दिखा तो रहे। आज जो स्टेटमेंट में अभी पढ़ के आपसे बात कर रहा हूँ उसमें वो महिलाओं के बारे में, स्कूलों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कुछ इस्लामिक का कुछ ये करने की भी बात बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ तक कि आप मीडिया भी स्वतंत्र है, ये भी भाषा है उनकी, मीडिया को भी आज़ादी है, ये भी भाषा है उनकी, जो कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो जिसको बदले बदले है जनाब वो वाला मामला है। और ये शायद उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम यहाँ कितना भी उनके प्रति गुस्सा बताए या जो करे, आखिर उन्होंने एक 3-3.5 करोड़ आबादी के मुल्क के ऊपर कब्जा करके रख लिया है। कोई साधारण बात नहीं है। एक मुल्क, और वो भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर का मुल्क है, बहुत बड़ा एरिया, पाकिस्तान से बड़ा है अफगानिस्तान साइज में। आपको पाकिस्तान की जनसंख्या 20 करोड़ से आसपास है और ये 3.5-4 करोड़ के ही बीच में है, लेकिन जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है इसका। तो उस हिसाब से अफगानिस्तान के बारे में चाइना की आपने जो बात की, चाइना 20 साल से रेस्टलेस था। चाइना आज मार्केट ओरिएंटेड मुल्क बन गया है। बाजारवाद जो शब्द हम लोग बार बार टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो चाइना की आज की जो स्थिति है वो पूरा विश्व का बाजार पे हावी होने वाला मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान उनको पड़ोसी होने के बावजूद, लगा होने के बावजूद, भारत को जो एडवांटेज अभी जो राष्ट्रपति जो भाग के चले गए घनी साहब या उनके पहले की भी, वो सबका अफगानिस्तान भारत का नाता वैसे भी बहुत पुराना है और मधुर रहा है। क्योंकि काबुली वाला फिल्म आपने अगर देखी होगी, या रविन्द्रनाथ टैगोर का नाटक भी है काबुली वाला पे, किताब भी है उनकी। तो ये संबंध, और हमारे यहाँ पर ये जो अखरोट, बादाम, पिस्ते और दुनिया भर के ब्लैंकेट वाले हैं, ये सब कुछ अफगानी आज भी दिखते हैं रास्तों पर इधर उधर। यहाँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान से लेके बहुत सारे आपको अफगानी कलाकार भी मिल जाएंगे। और सबसे शॉकिंग बात, अफगानिस्तानी लोगों को कितनी हिंदी आती वो सेकेंडरी बात है, लेकिन अफगानिस्तान के झोपड़ी से लेके महल तक हिंदी गानों की भरमार है, फिल्मों की भरमार है, हिंदी फिल्मों की भरमार है। हालांकि सिनेमा थिएटर बहुत ही खस्ता हालत में वहाँ के, लेकिन मोबाइल के ऊपर और अन्य माध्यमों से आजकल देखने की सुविधा होने के कारण हिंदी अफगानिस्तान में बहुत, मतलब उनका अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और ये दुनिया भर के हमारे अपने जो भी कलाकार हैं, ये एक तरह के उनके एम्बेसडर जैसे है वहाँ पर। इनकी लोकप्रियता हमारे किसी भी राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा है उनके सामने। तो उस हिसाब से अफगानिस्तान का भारत का रिश्ता जो है, अफगानी विद्यार्थी भी भारत के कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अभी भी जो इंटरव्यूज़ आ रहे दिल्ली के और कहाँ के बच्चों के, तो वो सब अफगानिस्तान के भारत में बहुत कंफर्टेबल रह रहे हैं। और पश्तो भाषा कोई बहुत ऐसी मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा कानों पे पढ़ते पढ़ते आप समझना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो इसलिए कल्चरली भी कोई बहुत ठीक है, उनका अपना एक अलग रहन सहन है, उनका अपना अलग यह है, लेकिन काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। क्योंकि ये जो एशियन वाला जो पूरा जो मामला है ना हमारा अपना, ये उस हिसाब से और हज़ारों सालों का है, ये कोई कल परसों का आज का मामला नहीं है, हज़ारों सालों का है। तो उस हिसाब से ये जो संबंध रहे हैं ये कोई बहुत नए नहीं है। मेरे अपने परिचित एक आर्किटेक्ट फिरोज रानडे करके, बहुत साल वो अफ़गानिस्तान में
ये जो आप बोल रहे हैं पार्लियामेंट और राष्ट्रपति निवास और दुनिया भर का कंस्ट्रक्शन के काम में, बहुत 1,500 इंजीनियर हमारे अफगानिस्तान में बहुत थे। कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं हमारी वहाँ पर, प्राइवेट की भी है, गवर्नमेंट की भी है, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पर मौजूद है। ये जो तालिबान का जो खतरा दिख रहा है, मंडरा रहा है, जैसे कि आपने चर्चा की कि उनका चेहरा बदला हुआ नज़र आता है। पहले आते साथ उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है वो बुरखे में रहेगी और वो काम नहीं कर पाएगी। 2 दिन के बाद उनके ही प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं, महिलाएं अपने काम पे लौट सकती है, बैंक में आ सकती है, स्कूल में आ सकती है, और वो अपने लड़ाकों को आदेश देते हैं कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव नहीं होगा, या जन सामान्य जो वहाँ का नागरिक है उनके घर में कोई लड़ाकू नहीं जाएगा, उनके एरिया में भी नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा बदलाव तालिबान में दिख रहा है। इन सब बदलाव के बीच जब 370 भी भारत में हुआ था और पाकिस्तान ने विरोध किया था, तब भी तालिबान ने कहा था कि वो इंटरनली मामला भारत का है, वो खुद देखे। लेकिन अगर जियोग्राफिकल देखे तो आधा कश्मीर पीओके पाकिस्तान के हाथ में है, कुछ बॉर्डर अफगानिस्तान की चाइना और हमारे साथ भी साझा हो रही है। और जिस तरह से अभी चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इनका कोलाज हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे लेह है, लद्दाख है, या फिर बचा हुआ जो कश्मीर है, इन बॉर्डर्स पे कुछ असुरक्षितता का माहौल जरूर होगी उसका परिणाम, क्योंकि इसके पहले भी मेरा कश्मीर से बहुत ताल्लुक़ है, ये तो आपको खुद को पता है। तो कश्मीर के मुजाहिद या कश्मीर के जो भी सो कॉल्ड आज़ादी वाले लोगों का ट्रेनिंग का अफगानिस्तान का अनुभव बिल्कुल है। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को मिला हूँ और उन्होंने कन्फेस भी किया है, उनको तालिबान ने ही ये सब ट्रेनिंग देने का काम किया है। आने वाले दिनों में वो ज़रूर एक भारत के लिए चिंता की बात है, और मुख्य रूप से कश्मीर हमारा जो भी सीमावर्ती जो इलाका है उसके लिए, और इसीलिए पाकिस्तान की जो बाकी खिल गई है, और इमरान खान ये जो गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आज़ादी, तो आज़ादी का तो सबसे बड़ा खामियाजा तो पहले आपको भुगतना पड़ेगा। एक तो लाखों की संख्या में रिफ्यूजी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहले से ही है, पहले से ही कई लाख रिफ्यूजी पेशावर से लेके वो पूरा जो अफगानिस्तान से लगा हुआ इलाका है, इधर फटा तक और पीओके तक, ये पूरा इलाका जो है पाकिस्तान का बॉर्डर का सबसे बड़ा हिस्सा, आपको आश्चर्य लगेगा, अफगानिस्तान से लगा हुआ है। और अफगानिस्तान से लगा हुआ हिस्से में का उधर पेशावर की भी तरफ और इधर पूरा इस तरफ भी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया की भी तरफ भी। तो यहाँ मुशर्रफ लिख रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान का कानून नहीं चलता है, यहाँ पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का बाकी का जो भी कुछ निज़ाम है वो नहीं के बराबर है, क्योंकि ये खुद उसी मानसिकता में चल रहे हैं। ये जो पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड पाकिस्तान का हिस्सा है, जो बादशाह खान भी कभी पख्तून या उसकी जो बात करते थे कि वो बंटवारे को नहीं मानता है, ये वो लोग हैं। ये दुनिया की एक ऐसी नायाब कौम है, इनकी भी भाषा पश्तो ही है, ये पठानी, ये सभी लोग। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है उनके अपने खुद के सो कॉल्ड इंटीग्रिटी का। मैं अपने आंखों से क्वेटा देख के आ रहा हूँ, जिस ढंग से बलूच वाला पूरा मामला चल रहा है, बलूचिस्तान का। और कौन सा बलूचिस्तान? पाकिस्तान वाला, जो पाकिस्तान का आधा हिस्सा है। जियोग्राफिकली बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इन सब से मिला के भी डबल पड़ता है, इतना बड़ा हिस्सा है। और ईरान का लगा हुआ ये जायदान वगैरह जो मैंने कहा, और इधर ये अफगानिस्तान वाला, ये सब बलूच, ये बलूचिस्तान की कल्पना है उनकी, जो मेरे मुंह से उन्होंने जियो बलूचिस्तान के नारे लगवा लिए है। जब मैं जायदान के एक ऐसे ट्रायंगल पे खड़ा था जहाँ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान और मैं ईरान में खड़ा था, और मुझे वो बता रहे थे अगर आपकी इच्छा हो, और ये मैं आज से 10 साल 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो आपकी इच्छा हो तो हम आपको ले चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी गाज़ा पैलेस्टाइन तक पहुँचना है, बाद में देखेंगे कभी। तो इस ढंग से ये पूरा
इमरान खान आग के साथ खेल रहे हैं। इमरान खान अगर इस ढंग से तालिबान को अगर वो रिकग्नाइज करते, इस ढंग से आज़ादी बोलते, इस ढंग से अगर वो खुद के दिल में उनके फटाके अगर फूट रहे होंगे, इसकी वजह है इमरान खान की खुद की पहल तली की ज़मीन जो है ना वो हिल रही है। और वो तालिबान या इस ढंग का कुछ तो भी एक जिसको डूबने वाले को तिनके का सहारा वाली जो बात बोलते ना, और ये इमरान खान के लिए खुद के लिए आत्मघाती रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान ऐसे तत्वों को हवा देके, क्योंकि जो पाकिस्तान में बेतहाशा हावी है, पाकिस्तान का भी सिविलाइजेशन 75 साल आज़ादी के, एक दिन और ज़्यादा कह लीजिए, क्योंकि वो 14 अगस्त को बोलते हैं अपने आप को, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी 14 अगस्त वगैरह वगैरह क्या क्या जो लफाजी कर रहे हैं वो हम कभी बोलेंगे। लेकिन इमरान खान ये जो ज़बान जिसमें वो बात कर रहे हैं, और ये खुद पठान है बाय बर्थ। इमरान खान का बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, इमरान खान खुद पठान है, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में शायद पहला पठान उस पद पे बैठा होगा। अभी तक ये सौभाग्य किसको मिला नहीं। उसको क्रिकेट की ये पाकिस्तान के पंजाबी, पाकिस्तान के सिंधी भूले नहीं है कि ये कौन है। तो इसलिए इमरान खान इस भाषा में बोलना इमरान खान का डीएनए कहता है। सॉरी, इन भाषाओं में बोलना ठीक नहीं है, लेकिन इसकी वजह जो है ना, ये जो मैंने ट्राइबल वाली जो आपको बात बताई ना, ये वो वाला मामला है। इमरान खान के भी ब्लड में आखिर वही मामला है ना। अब ये आज़ादी है या गुलामी है, ये तो इसके पहले भी तालिबान का राज जब रह चुका है, तब सिनेमा हॉल से लेके औरतों से लेके कितना कितना क्या क्या हुआ है, उसका एक अलग कार्यक्रम हो सकता है। अकेले तालिबान की राज के भीतर में 20 साल पहले क्या क्या तालिबान ने किया है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब तो लिखित रूप में भी सैकड़ों किताबों में आ चुका है। और वही तालिबान आज अगर अपने आप को बदले हुए बोल के क्या क्या कह रहा है, मैं स्वागत करूंगा। एक जनतांत्रिक सेकुलर समाजवादी नागरिक के नाते मैं तालिबान के इस नए स्टेटमेंट का अवश्य स्वागत करूंगा, क्योंकि आखिर वो आज अफगानिस्तान के राजगद्दी पे आ चुके हैं। मुझे अच्छा लगे न लगे, लेकिन उसके बावजूद आज वो अफगानिस्तान के ऊपर आ चुके हैं। अब कब तक रहेंगे ये अल्लाह जाने, CIA जान सकती है उसको, और सबसे बेहतर तरीका बिडेन ही जान सकते हैं। बिडेन ही जान सकता है कि कब तक तालिबानियों को सत्ता पे रखना है और कब उनको सत्ता के बाहर करना है। क्योंकि उन्हीं के एक अमेरिकन ऑथर है, वो आज किताब मैं लाना भूल गया, जॉन पर्किंस नाम के ऑथर है। जॉन पर्किंस ये थॉमस पेन नाम के बहुत पुराने अमेरिकन ऑथर के आज के वंशज है। और जॉन पर्किंस की द कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन नाम की किताब है। और जॉन पर्किंस खुद शुद्ध अमेरिकन गोरा है। वो कन्फेस कर रहा है कि हमने इस ढंग से दुनिया में कैसे कैसे कांड किए हैं, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं माना तो उसका प्लेन हमने क्रैश करवाया है। किसी ने पैसे की कमजोरी है, किसी की औरतों की कमजोरी है, उनकी वो कमजोरी हम पूरी करके उनको अमेरिका के मातहत, अमेरिका के अंडर लाने का काम करते हैं। और ये हमने पनामा से लेके हमने साल्वादोर आयेंदे नाम के चिली में 70 के दशक में एक राष्ट्राध्यक्ष चुन के आए हुए थे, कम्युनिस्ट थे, मार डाला था तब मैं विद्यार्थी था। वो भी मुझे गुनाह अमेरिका का CIA का मालूम है। और वियतनाम में क्या किया वो भी पूरे विश्व को मालूम है। और अब ये अफगानिस्तान, इराक, अब इराक बाकी है। इराक में जो इन्होंने किया है प्रीतम जी, ये इंडियन बॉर्न ऑथर है मोहम्मद ममदानी। ये मीरा नायर के पति है। और ये गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम किताब 9/11 होने के बाद कुछ हफ्तों के भीतर रिवर साइड चर्च में इनका जो भाषण हुआ, ये उसकी पैदाइश है ये किताब। और इस किताब में
वो अफ़गानिस्तान, वो इराक, ये सब इलाकों में CIA ने क्या क्या किया है। और वो आज भी बाबा साहब आम्बेडकर जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आज वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हार्वर्ड लेमन प्रोफेसर है। वो गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। मोहम्मद ममदानी साहब की ये हर एंकर ने, हर पत्रकार ने, हर एक्टिविस्ट ने पढ़नी चाहिए। और अब तो हमने हमारे एक दोस्त के थ्रू इसको मराठी में भी लाया है, हिंदी में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी है, इसलिए भारत की तो काफ़ी भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। ये तथाकथित फर्स्ट वर्ल्ड, जिसका नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 पे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी भी है, ये पूरा यूरोप, ये सब के सब किस ढंग से इन मुल्कों के साथ में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं और किस ढंग से इन्होंने पेट्रोल और ये सब ऑयल के लिए क्या क्या पॉलिटिक्स किया है। बहुत पुराना इनका ऐसा इतिहास रहा है और इन्होंने इन मुल्कों की कैसी कैसी बर्बादी की है। लूट खसोट तो अपनी जगह पे अलग बात हो गई नेचुरल रिसोर्सेज के, लेकिन इन मुल्कों का अभी 2003 का मैंने इराक का वर्णन खुद 2015 में मैंने जाके देखा है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं, 6 साल ही पुराना मामला है। और 2001 का ये अफ़गानिस्तान का मामला है। ये उनका 9/11 का हादसा हुआ, उसके तुरंत इन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर अपने प्लेन उड़ाना शुरू कर देते बम गिराने के लिए, और दुनिया को लाइव टेलीकास्ट भी करा रहे थे। उसी ढंग से इन्होंने इराक के साथ भी किया है। तो ये जो पूरा इनका जो शायद ये इतिहास की पुनरावृत्ति तालिबान के विरोध में भी आने वाले सालों में देखने को मिल सकती है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये इस ढंग का खेल आने वाले दिनों में और कितने दिन ये लोग करने देंगे। और ये ऐसा क्यों, एक तो इनका आंखों में जो किरकिरी बना हुआ मुल्क है वह ईरान। ईरान अभी तक अमेरिका को उस हिसाब से 1977-78 या 69 जब यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार थी, उसी समय वहाँ इस्लामिक क्रांति होके जब से ईरान अमेरिका का वो जो ईरान का जो पहला वाला राजा पहलवी को भगाया, उसके बाद से अमेरिका की एम्बेसी भी नहीं है वहाँ पर। मैं अमेरिकन एम्बेसी को एक म्यूज़ियम के रूप में देख के आ रहा हूँ तेहरान में। भारत यूपीए की भी समय और अभी का तो क्या बोलेंगे, अभी का भारत, वो इस सब्जेक्ट पे मैं आ रहा हूँ। सोशल मीडिया पर ये सब घटनाक्रम हो रहा है। भारतीय सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया यूजर्स जो है वो लिख रहे हैं कि देखिए अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो गया, और वो भारतीय संविधान पे भी टिप्पणी कर रहे हैं कि हमारा संविधान इतना कमज़ोर है और इतने लोगों को ये करता है, तो हो सकता है कि वो हालत भारत की भी हो। लेकिन ये विचार करने की है कि वहाँ तालिबान है, यहाँ धार्मिक शक्तियाँ है, जैसे सीधा नाम लेंगे RSS है, बजरंग दल है और बहुत सारे RSS के संगठन हैं। ये कहा जाता है कि भारत में भी कहीं ऐसा हुआ तो भारत खुशहाल होगा। तो हम तालिबान के तरफ देखते हैं अफगानिस्तान के, और भारत में अगर ऐसा हुआ तो क्या सचमुच भारत खुशहाल होगा या गड्ढे में जाएगा? खुशहाल तो नहीं होगा, लेकिन हिंदू तालिबानियों के लिए वो होता ना क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो कहावत है, वो इनकी बाकी खिल गई है। क्योंकि खरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलने वाली कहावत के जैसा, तो भारत में आज नाना बोलते हुए 25-30-35 करोड़ आबादी है मुसलमानों की, और वर्तमान सरकार या RSS की एकमात्र पॉलिटिक्स या एकमात्र उनका कोई आधार है खंबा, वो सिर्फ मुस्लिम द्वेष, उसके अलावा उनका कोई और दर्शन नहीं है। तो उनके लिए तो ये वो अंदर से बहुत खुश है। इमरान खान खुल के खुश हो रहा है, ये छुपे हुए खुश ये छुप के खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये उनको लग रहा है कि ये तालिबान का हवा बता के हम यहाँ की महंगाई, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ के किसानों के बिल, यहाँ के दुनिया भर के, अभी भी 20 बिल पास करवा लिए, 20 दिन की संसद थी, हर दिन एक बिल के हिसाब से 20 बिल पास करवा लिए, कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये करने के लिए इनको यहाँ अभी यूपी के इलेक्शन के लिए वो तालिबान तो इनको एक तरह से काम आएगा। वो तो अंदर से लड्डू खा रहे, फूल रहे होंगे उनके बिल्कुल,
कि ये तो एक तरह से बहुत अपने लिए, क्योंकि वो जो हवा है वो बता बता कर यहाँ अपना हिंदू तालिबान का रथ जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, और कम्युनल पॉलिटिक्स एक दूसरे की देखा देखी में बढ़ते रहता है, ये हिस्ट्री है। बाबा साहब को लीजिए ना, 1936-37 में येवला में क्यों आक्रोश करना पड़ा उनको, जब इस ढंग की विषमता, इस ढंग की जातीयता, इस ढंग का दकियानुसपन जब आप यहाँ पर, और मनुस्मृति, आप जो भारतीय संविधान के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे, क्योंकि आपके दिलों में बैठी हुई है मनुस्मृति, आपका आदर्श संविधान मनुस्मृति आप मानते हैं। अभी अभी मैं नागपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोई विवेक नाम का कोई आके गया, सरनेम उसका क्या घाटी या कुछ घाटी ऐसा कुछ, वो मनुस्मृति का जबरदस्त समर्थन करके गया है कि कैसी दुनिया की सबसे आदर्श संहिता 5000 साल पुरानी बनी हुई है, और हजारों लोग सुनने के लिए थे, और नागपुर के प्रो वीसी भी उसकी अध्यक्षता कर लेते बोलते, और वो बहुत पॉपुलर वक्ता है। मैंने तो सुना नहीं कभी, लेकिन किसी की पोस्ट मैंने पढ़ी, उस पर से मुझे पता चला मनुस्मृति तो दिलों में बैठी हुई है इनके। गोलवलकर गुरुजी ने 1949 में जब 26 नवंबर को बाबा साहब ने जब घोषणा की, तो 27, 28, 29 नवंबर के ऑर्गेनाइज़र के अंग्रेजी मुखपत्र जो उनका, उसको आप देख लीजिए, उसमें पूरा वो मिल जाएगा आपको कि मनुस्मृति जैसा आदर्श ग्रंथ रहते हुए हजारों साल पुराना, इसकी बिन स्मृति की क्या आवश्यकता थी, ये शब्द है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि इनको तालिबान का बढ़ना, इनको यहाँ पर भी कोई XYZ जो भी मुस्लिम आतंकवाद होगा, वो मुस्लिम आतंकवाद हम किसी भी मुस्लिम इस ढंग के संगठन के मंचों पे बोलते हैं कि आप लोगों का जो भी बिहेवियर है या जो भी कुछ ये रहेगा वो RSS की काम आएगा। आप जितना मुस्लिम आतंकवाद का, इवन कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मैं बोल चुका हूँ कि आप लोग सिर्फ 70-80 लाख हो, जो कि हमारे ऐसे 100 या 50 शहर निकल जाएंगे इतनी आबादी के, तो आपकी जनसंख्या कश्मीर बोल के दुनिया भर का क्या क्या लाग आप अलाप हो गए, लेकिन भारत के 25-30 करोड़ मुसलमानों को आप, इसे नागपुर में मैंने बोला है, यहीं पर पुनून कश्मीर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग आए थे, 2005 की बात है, और मैंने उस समय अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि मेरी नज़र के सामने आप 70-80 लोग तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो बचे हुए 25-30 करोड़ मुसलमान हैं भारत के, उनका क्या? या अफ़गानिस्तान से ये जनसंख्या जो है ये 10 गुना ज़्यादा है। आज अफ़गानिस्तान सिर्फ 3-3.5 करोड़ है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, बिल्कुल बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी आबादी के जनसंख्या के मुल्क में सांप्रदायिकता की राजनीति 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन कर सकते हैं, जैसे अभी तालिबान आ चुके हैं। वो तो 99% मुस्लिमी बहुल देश है, वो तो 1 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ भारत इतना बहुआयामी देश दूसरा है नहीं, और यहाँ ऐसी तालिबान जैसी, जिसको मैं हिंदू तालिबान शब्द देता हूँ। एक आखिरी सवाल इस चर्चा का, आखिरी मुद्दा है कि जिस तरह से रशिया है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अफ़गानिस्तान की तालिबान अब आए हैं, या फिर अमेरिका का रोल रहा है, फ्रांस का रोल रहा है, इंग्लैंड का रोल रहा है, इन सब के बीच में हमारे कश्मीर का जो है बॉर्डर्स है वो असुरक्षितता की तरफ जा रही है। चाइना की तरफ से अगर देखा जाए तो लेह लद्दाख का भी बॉर्डर में बहुत सारा थ्रेड आ रहा है। ऐसे में जिसको चाणक्य कहा जा रहा है भारतीय राजनीति में, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री भी है, वो बिल्कुल चुप है। पीएम जो बड़े बड़े भाषण देते हैं वो भी इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप है। क्या लगता है कि इस तरह का एक मुसद्दी राजनीतिकार जो बोलते हैं या नेता बोलते हैं, क्या इनका जो मुसद्दीपन है वो सिर्फ बंगाल या यूपी इलेक्शन जितने मजबूत है, या फिर तालिबान और इस समस्याओं के लिए भी इनका जो चाणक्य नीति है वो काम में आएगी? ये आखिरी मुद्दा है, क्या लगता है आपको? वो अभी फिलहाल अंदर से तो मैंने कहा वैसे उनको लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत सीमित है। वो कोई बहुत ज़्यादा वैश्विक स्तर पे सोच सकने की उनकी उस ढंग की क्षमता नहीं, औकात नहीं है, क्षमता नहीं है, आदत नहीं है, वो उनका स्कूल भी नहीं है।
वैसे सोचने वाले होते तो हिंदुत्व की राजनीति ही नहीं की होती। हिंदुत्व की राजनीति ही 135 करोड़ मुल्क के लिए बर्बादी का लक्षण है। हिंदुत्व की राजनीति से वो ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं हो सकता है। आपको सेकुलरिज्म अच्छा लगे या न लगे, लेकिन सेकुलरिज्म ये कंपल्शन है भारत के लिए। तो इसलिए वो अंदर से खुश लड्डू फूट रहे यूपी और कहाँ के जो चुनाव अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि आज की तारीख में उनके पास में वास्तविक रूप में 7 साल हो गए भारत में सत्ता में आके, 7.5 साल क्या दिया। किसान से लेके मजदूर से लेके हर तरह का तबका नाराज चल रहा है। सिर्फ धन्ना सेठों के जेबें भरने के अलावा इन्होंने दूसरा कोई काम नहीं। तालिबान की चर्चा कर रहे हम लोग, सिलेंडर 25 रुपये बढ़ा दिया कल। यानी उधर दुनिया में कुछ भी हो, इधर इनको कुछ न कुछ करने का मौका मिलता है। एक आम आदमी जो अपने घर में रोटी पकाता है, उसका वो जो ईंधन का जो सामान है वो फट कर 25 रुपया, जो 25 रुपये की वो सब्जी ला के खिला सकता है, 25 रुपये का अपने बच्चे को कुछ दे सकता है, वो एक सिलेंडर अचानक 25 रुपये इस आपाधापी में। क्योंकि अभी पूरा मीडिया, अभी पूरा बहस आप और हम भी तालिबान कर रहे हैं, और इसमें ये जो सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के तो बढ़ना ही बढ़ना है, वो बताएंगे देखो अभी तालिबान का राज आ गया, वहाँ का ऐसा हो गया, अस्थिर होगी दुनिया। तो इसलिए भारत की महंगाई, भारत के आम सवाल, भारत की बेकारी, भारत की जो भी कुछ अन्य समस्याएं है, इनकी तरफ से ध्यान बांटने के लिए उनको तो अंदर से मैं कहता हूँ कि वो इतने शॉर्ट साइटेड लोग हैं। क्योंकि मैं जीवन के शुरू में शाखा में गया हूँ, सिर्फ मुस्लिम द्वेष के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। तो ऐसी शाखा से आए हुए जो भी लोग हैं, वो प्रधानमंत्री बने, वो राष्ट्रपति बने, वो गृह मंत्री बने या और भी कुछ बने, उनसे आप ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते। लेकिन भारत का जो ट्रेडिशन रही है, आज 75 साल का आज़ादी का झंडा फहराया उन्होंने 4 दिन पहले, और आने वाले 15 अगस्त को 75 साल कंप्लीट करेंगे। तो 7 साल का आपका निज़ाम अगर छोड़ दो तो टोटल पूरा है सेकुलर। तो भारत का सेकुलर वाला जो क्रेडेंशियल्स है, भारत की जो सेकुलर वाली जो फाउंडेशन बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने संविधान में जो रखी हुई है, उसको बदलना यानी फिर भारत के तालिबानीकरण की तरफ ले जाने का बात होगा। बिल्कुल। और मैं आखिरी आवाज़ इंडिया के बहाने चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये एक भारत के लिए सबक है, ये आईना है। अफगानिस्तान का तालिबान का वर्तमान जो भी कुछ निज़ाम आया हुआ है, ये भारत के तालिबानीकरण करने वालों के लिए सीखने की बात है। और इसमें से अगर नहीं सीखे तो भारत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ऐसी आबादी के मुल्क के लिए किसी भी तरह का तालिबानीकरण, वो हिंदू तालिबानीकरण हो, इस्लामिक तालिबानीकरण हो, सिख, बुद्धिस्ट, किसी भी तरह का गलत है। यहाँ पर सेकुलर ये आपकी एक तरह की कंपल्शंस है। सर्वधर्म समभाव, सबको साथ में लेके चलना, यही भारत का प्रैक्टिकल उपाय हो सकता है। फिर आप किसी भी नाम लेके राज करो। इस तरह का अगर भारत में माहौल बनता है तो आज जो तालिबान या 20 साल पहले जो तालिबान था वैसे ही भारत की स्थिति होगी। और एक में वो भारतीय संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को दिया है, जिसके वजह से इस देश को तालिबान बनने से हम रोक सकते हैं। भारत का तालिबानीकरण होने से बचने की प्रार्थना करके मैं रुक रहा हूँ। और भारत का तालिबानीकरण में धोखा है हिंदू तालिबानीकरण। और हिंदू तालिबानीकरण के वर्तमान जो हमारे शासक है, उसमें जिनको मॉब लॉन्चिंग से लेकर दुनिया भर के घटनाक्रम करने के लिए जो प्रोत्साहन मिल रहा है, गौ हत्या के नाम पे और दुनिया भर के नाम पे और अभी राम के नाम पे, ये सब चीज़ें तुरंत रोकने की प्रार्थना मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। मैं अलग से अपने इसमें बोल भी चुका हूँ, लेकिन अभी बगल के तालिबान का उदाहरण देकर भारत का तालिबानीकरण, भारत के हिंदू तालिबानीकरण होने से सीख
हमारे राज्यकर्ताओं ने लेनी है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, सारी बातों पर विस्तृत चर्चा हुई, तालिबान से लेके पाकिस्तान तक, कश्मीर से लेके लद्दाख तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।